आजकल जिसको देखो एक ही बात कह रहा है कि उस्मान तारिक को आगे जाके बैन लग सकता है क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है। चलो देखते हैं कि उनको आईसीसी बैन कर सकता है या नहीं। देखो जहां तक उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन की बात है तो अगर हम उनकी वीडियोस देखें उनकी बॉलिंग की तो आर्म में ऐसा उनका कोई मसला नहीं है। जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो उनका आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ना ही 15 डिग्री से ऊपर बेंड होता है और ना ही कोई ऐसा चकिंग वाला सीन है उनकी बॉलिंग में। लेकिन उस्मान तारिक का मसला ये है कि वो जब बॉल करने आते हैं तो वो अपने एक्शन के दरमियान 1-1.5 सेकंड का पॉज लेते हैं और उसके बाद बॉल को रिलीज करते हैं। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों को लगता है कि उस्मान तारिक जो एक्शन के दरमियान 1-1.5 सेकंड का पॉज लेते हैं और उसके बाद बॉल को रिलीज करते हैं, शायद इस पॉज की वजह से उस्मान तारिक को आईसीसी बैन कर दे। हालांकि लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि आईसीसी की कोई स्ट्रिक्ट रूलिंग नहीं है। आप अपने एक्शन के दरमियान 1 से 1.5 सेकंड का पॉज आराम से ले सकते हैं जो कि आईसीसी बॉलर्स को अलाउ करता है। जहां तक बात है बॉलिंग पे बैन की, तो बॉलिंग पे बैन तभी लग सकता है अगर उस्मान तारिक बॉलिंग के दौरान अपने आर्म को 15 डिग्री से ज्यादा बेंड करके बॉल को रिलीज करते, उस दौरान उन पे बैन लग सकता था। अगर हम अभी उनके एक्शन को देखें तो उस्मान तारिक जब बॉल को रिलीज करते हैं तो उस टाइम उस्मान तारिक का आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और इस वजह से मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उस्मान तारिक का एक्शन बैन होगा। इवन कुछ बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन बैन हो सकता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स सच एन इलॉजिकल स्टेटमेंट। और इसी इशू पे मोहम्मद हफीज ने भी बात की थी, तो आइए सुनते हैं कि हफीज इस बारे में क्या कहते हैं। पॉज इज नॉट एन इशू एट ऑल। आप रुक सकते हैं ड्यूरिंग योर बॉलिंग, दैट इज फाइन। जो इशू है बॉलिंग के अंदर, जो नए रूल 2014 के अंदर इंप्लीमेंट किया आईसीसी ने, वो ये है कि बाय द टाइम यू रीच द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है किसी भी बॉलर की, एंड बाय द टाइम यू रिलीज द बॉल, द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट जहां पे आपने रिलीज करना है विल बी काउंटेड। तो अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। 15 डिग्री जो असेस करता है वो आपके जो सेंसर लगा के आपका टेस्ट लेते हैं, वो उसे कुछ कहते हैं, बायोमैकेनिकल टेस्ट, बायोमैकेनिकल टेस्ट वो असेस करता है। एब्सोल्युटली। और उसके एंगल्स बदले गए थे, पहले के एंगल के मुताबिक सब चीजें ठीक थी, लेकिन जो नए एंगल्स आए जिसको उन्होंने ऑपरेट किया, एंगल ऑफ द कैमरा और एंगल ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि पहले ये था कि अगर किसी के मेडिकल इश्यूज हैं, किसी कोई ऐसी चीजें हैं, उसकी वो चीजें अगर फ्लेक्शन उसके अंदर है तो ऑलरेडी वो कंसीडर की जाती थी, उसको खत्म किया गया। लेकिन द वेरी सिंपल थिंग इज वंस यू गेट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, ये जो यहाँ और यहाँ का सफर है ये 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप पॉज लें, कुछ भी करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये आपने सुन लिया, मोहम्मद हफीज़ का भी यही कहना है कि आप बिल्कुल एक्शन के दरमियान पॉज ले सकते हैं, इसमें कोई आपको बैन नहीं लगेगा और ना ही आईसीसी की तरफ से इस पे कोई स्ट्रिक्ट रूलिंग है। लेकिन बॉलिंग के दौरान अगर आपका बॉलिंग आर्म जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा बेंड होगा तो उसमें फिर आपको आईसीसी बैन भी कर सकता है और आपको काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है उस्मान तारिक के बॉलिंग आर्म की, जब वो बॉल करते हैं तो उनका आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और उस्मान तारिक पे कुछ अरसा पहले भी एक बैन लगा था, अगर आपको याद हो, शायद वो पीसीबी की तरफ से था। और उसके बाद उस्मान तारिक वापस गए, उन्होंने अपने सारे टेस्ट, बायोमैकेनिक, एवरीथिंग सब कुछ वो क्लियर करवा के दोबारा से वो क्रिकेट में आए। तो मतलब जो बंदा एक दफ़ा टेस्ट क्लियर करवा के आया है तो मतलब इसकी क्या तुक बनती है कि लोग फिर कहें कि यार इसको बैन हो सकता है। मतलब वो एक दफ़ा टेस्ट क्लियर करके आया है तो उसको बैन नहीं हो सकता। मतलब वो बंदा टेस्ट क्लियर करवा के, बायोमैकेनिक्स ईच एंड एवरीथिंग वो क्लियर करवा के दोबारा क्रिकेट में आता है और फिर भी लोग कहते हैं कि इसको बैन लग सकता है। मतलब वो ऑलरेडी अपने टेस्ट क्लियर करवा चुका है, उसके बाद उसने दोबारा कम बैक किया है, तो उसके बाद क्या तुक बनती है ये बात करने की कि इसको आगे जाके बैन लगे। अगर आईसीसी इसके ऊपर कोई कुछ करता भी है तो टेस्ट क्लियर करवा के, जब एक दफ़ा उसने टेस्ट क्लियर किए थे तो दोबारा भी इजीली वो टेस्ट क्लियर करके वो दोबारा आ सकता है टीम में। और अगर आपको याद हो तो 2012 और 2013 में एक फेज आया था जहां पे इंडियन ऑफ स्पिनर आर अश्विन भी अपने एक्शन के दौरान एक हल्का सा पॉज लेते थे, अगर आपको याद हो। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो अश्विन आते हैं क्रीज के करीब, बॉलिंग एक्शन के दौरान एक हल्का सा पॉज लेते हैं और फिर बॉल को रिलीज करते हैं। और ये एक टाइम पे अश्विन का प्रॉपर एक्शन बन चुका था। मतलब अश्विन आते थे, अपने एक्शन के दौरान एक पॉज लेते थे और फिर वो बॉल को रिलीज करते थे। इवन के सम टाइम वो पॉज काफी लंबा भी लेते थे। और ये वही टाइम था जब बड़े बड़े स्पिनर जैसे सईद अजमल, मोहम्मद हफीज और सुनील नारायण बैन हुए थे। और इसी टाइम पे आईसीसी ने काफ़ी सारे बॉलर्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया था। और इस पीक टाइम पे अश्विन इस एक्शन में बॉलिंग करते थे तो उनको क्यों बैन नहीं लगा। आई नो अब आप में बहुत सारे लोग कहेंगे कि अश्विन
इस फ्रॉम इंडिया एंड आईसीसी जो है वो भी इंडिया की ही है, तो इस वजह से उनको बैन नहीं लगा। कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर हम आईसीसी के रूल्स उठा के देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक्शन के दौरान पॉज नहीं ले सकते। इनफैक्ट आईसीसी आपको अलाउ करता है कि आप एक्शन के दौरान हल्का सा पॉज ले सकते हैं। आई होप कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट किस तरह इस तरह इलॉजिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उस्मान तारिक बैन हो जाएगा और वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले बैन हो जाएगा। क्या लॉजिक क्या है इसमें? मतलब उस बंदे का आर्म ठीक आ रहा है, वो बंदा पॉज लेता है जो कि आईसीसी अलाउ करता है, व्हाई वुड ही बैन? प्लस उसने एक दो दफ़ा टेस्ट क्लियर करवा के वो दोबारा आया है। अगर आईसीसी उसको बैन कर भी दे तो वो दोबारा जाके टेस्ट क्लियर करके वापस टीम में आ जाएगा। इट्स नॉट एन इशू। होपफुली यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और ज़बरदस्त एनालिसिस वाली वीडियोस आने वाली है।